नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एस एकेडमी में। प्रीलिम्स टारगेट बैच में आज हम देख रहे हैं मौलिक अधिकार के थर्ड पार्ट को। इससे पहले हम दो पार्ट कर चुके हैं मौलिक अधिकार से, जिसमें हमने उन सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को देखा है जहां से प्रश्न बनते हैं और परीक्षाओं में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस पार्ट थर्ड में हम और सारे टॉपिक्स को देखेंगे जहां से मौलिक अधिकार से प्रश्न बनते हैं और जहां पर समस्या का सामना करते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन एरिया को कवर करने का जो सामान्यतः कवर नहीं किए जाते हैं, और जब प्रश्न उनसे बनते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अंत में हम एक बार देख लेंगे जो बेसिक प्रिंसिपल है मौलिक अधिकार के, जैसे जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं, वह सारे प्रावधान हम एक बार देख लेंगे। लेकिन मूलतः हम यह देखना चाह रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार का यह टॉपिक है जहां से डीप जाके क्वेश्चंस आते हैं, वह क्वेश्चन कौन से हैं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही सिर्फ देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो टफ क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जाकर आपसे पूछता है और जो लूप होल्स हैं उनसे आपसे जाके प्रश्न पूछता है। तो उन सारे एरिया को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं मौलिक अधिकार को। हमने इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को देखा था। यह भाग 3 में दिया गया है। मैग्ना कार्टा की इसकी संज्ञा है। यह मैं बार बार आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि याद होता जाए। ये पहली स्लाइड हर मौलिक अधिकार वाले वीडियो में आपको मिल रही है। इसका रीजन यही है कि यह आपको ठीक से याद रहे। तो भाग 3 में मैग्ना कार्टा की संज्ञा, दो प्रकार के हमने अधिकार देखे थे, सकारात्मक और नकारात्मक। अब एक मौलिक अधिकार है संचरण या घूमने का अधिकार। तो आप घूम सकते हैं देश में स्वतंत्र रूप से, यह आपका मौलिक अधिकार है। परंतु यह मौलिक अधिकार दिया कहां गया है? जब हम देश के अंदर की बात करते हैं तो यह कवर होगा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यह। लेकिन जब बात होगी देश के बाहर की, तब यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देश के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और देश के बाहर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तब जब आप घूमने की बात करते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से आप कहीं आ जा सकते हैं, जब हम इस प्रावधान की बात करते हैं। एक अनुच्छेद मिलता है आपको, अनुच्छेद 20। यह संबंधित है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। तो यह एक अपराधी को भी आप कह सकते हैं या अभियोगी को, अर्थात जिस पर अपराध करने का मुकदमा चल रहा है या जिस पे आरोप लगाया गया है। तो यदि हम उससे संबंधित अनुच्छेद को देखें तो प्रावधान आपको अनुच्छेद 20 में मिलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं, अर्थात अपराध करते टाइम जो कानून था और उस कानून के हिसाब से जो सजा थी, वही सजा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। मान लेते हैं किसी ने कोई अपराध किया और अपराध करने के समय उसकी सजा थी 7 साल। बाद में आप संशोधन करके इस 7 साल को 14 साल कर सकते हैं। मतलब आपने कानून को बदल दिया और इस 7 साल की सजा को 14 साल कर दिया। लेकिन अपराधी ने जब अपराध किया था उस समय सजा क्या थी? 7 साल। तो इस व्यक्ति को 7 साल की ही सजा होगी, अर्थात कोई बदलाव जिस डेट में किया जाएगा उस डेट के बाद किए जाने वाले अपराधों पर उसके हिसाब से सजा मिलेगी। अर्थात कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं है, मतलब बाद में आप परिवर्तन करके इसी पुराने अपराध की सजा को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह व्यवस्था कहां तक है? केवल आपराधिक कानूनों में। अगर आप कोई टैक्स से संबंधित अपराध करते हैं या आप कोई सिविल कोर्ट से संबंधित अपराध करते हैं, उस केस में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। यह व्यवस्था किसके लिए है? क्रिमिनल कोर्ट के लिए। तो यह आप ध्यान रखेंगे। दोहरी क्षति नहीं, एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस व्यवस्था में भी जो विभागीय मामले हैं और जो प्रशासनिक मामले हैं उनमें यह लागू नहीं होगा, केवल न्यायिक मामलों में यह लागू होगा। अर्थात कोई प्रशासनिक मामला है या किसी विभाग से संबंधित मामला है तो उस केस में वह विभाग 2 बार सजा दे सकता है या दोहरी क्षतिपूर्ति करवा सकता है। लेकिन जब बात आएगी न्यायालय की, तो न्यायालय ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे किसी व्यक्ति को 2 बार सजा हो एक ही अपराध के लिए। एक प्रावधान और मिलेगा, स्वयं अभिशंसन नहीं, अर्थात आप स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। मतलब पुलिस ने मारपीट के आपसे गवाही ले ली तो कोर्ट में जाके आप उस गवाही को बदल सकते हैं। मतलब कोर्ट में जाके आप ये कह देंगे कि हमसे पुलिस ने जबरदस्ती यह बुलवाया है
यह मेरा बयान नहीं है, या आपने कोई अपराध किया है और आपको अपने ही खिलाफ गवाही देनी है, इस चीज के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन आपका एक डाउट होगा कि जैसे फिंगरप्रिंट होते हैं, जैसे डीएनए ले लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, यह सब भी तो हमारे ही खिलाफ गवाही देते हैं और यह संबंधित हमसे हैं, तो इनको काउंट नहीं किया जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जो भौतिक साक्ष्य हैं जैसे अंगूठे का निशान, ब्लड सैंपल, डीएनए, यह सब कुछ इसमें शामिल नहीं होंगे। तो दो तीन चीज आप ध्यान रखिए, पूर्व पद प्रभाव नहीं, लेकिन सिविल मामलों में ऐसा नहीं है, दोहरी क्षति नहीं, लेकिन विभागीय और प्रशासनिक मामलों में नहीं है, और स्वयं अभिशंसन नहीं, अर्थात स्वयं के खिलाफ आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें भौतिक साक्ष्य शामिल नहीं होंगे। अगला प्रोविजन अगर हम देखें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो मामला है, जो आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, इस पर विचार हुआ और विचार होने के बाद एक चीज निकल के आई कि क्या इसको किसी भी प्रकार से रोका जा सकता है। मामला आया 1950 में, गोपालन का यह मामला था। इस मामले में कोर्ट ने आदेश दिया कि कानूनी आधार पर रोक लगाई जा सकती है, अर्थात अनुच्छेद 21 को रोका जा सकता है या अनुच्छेद 21 के प्रावधानों को, इनसे मिलने वाले मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है। कब? जब कानून चाहे, अर्थात कानूनी आधार पर इसको रोका जा सकता है। दूसरा मामला आया 1978 में, यह मेनका का मामला था। इसमें भी प्रावधान हुआ कि उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के केस में इसको रोका जा सकता है। तो आधार क्या हो? उचित हो और न्यायपूर्ण हो। उस केस में जो आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मामला है, इसको रोका जा सकता है। जब हम दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसमें भौतिक और मानसिक दोनों तरह की स्वतंत्रता शामिल है। यह कहां कहा गया? 1978 के मेनका गांधी मामले में। फिर एक अनुच्छेद मिलता है, अनुच्छेद 22, जो कि संबंधित है निवारक निरोध से, अर्थात किसी व्यक्ति को अपराध करने की आशंका में, मतलब उसने अपराध किया नहीं है लेकिन यह आशंका है कि वह अपराध कर सकता है, उस केस में भी 3 माह की व्यक्तिगत हिरासत मिल सकती है। मतलब 3 माह तक उसको हिरासत में रखा जा सकता है, और इसके लिए चाहे कारण बताए या कारण ना बताए, दोनों ही शर्तों में या दोनों ही परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 माह की हिरासत में रखा जा सकता है। यदि हिरासत 3 माह से ज्यादा हो, तो पहले यह 3 माह का प्रोविजन था, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, उससे इस 3 माह की अवधि को घटाकर 2 माह कर दिया गया। अर्थात अब 2 माह तक किसी व्यक्ति को कारण बताकर या बिना कारण बताए हिरासत में रखा जा सकता है। लेकिन अगर 2 माह से ज्यादा हो, और पुरानी व्यवस्था में क्या था? 3 माह, तो दोनों ही स्थितियों में, जो पुरानी व्यवस्था थी और जो नई व्यवस्था है, दोनों ही स्थितियों में एक सलाहकार बोर्ड की सलाह लेनी होगी, और उसके आधार पर आपको यह अधिकार मिलेगा कि उस व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। और जो सलाहकार बोर्ड में लोग होंगे वह कौन होंगे? तो वह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। तो जो आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जज हैं वह सलाहकार बोर्ड में शामिल होंगे, और उनकी सलाह के बाद ही किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। तो यह प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 22, निवारक निरोध। फिर बात आती है बाल सुरक्षा की। बाल सुरक्षा के विषय में अगर हम देखें तो 1996 इस समय एक बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की गई। तो उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि एक बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष बनाया जाए, और प्रति बालक 20,000 रुपए जमा करने का प्रावधान किया गया। अर्थात जो बालक हैं या जिनकी आयु 18 साल से कम है, उन्हीं को कहा जा रहा है बालक। तो उनकी सुरक्षा के लिए एक बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष बनाया गया। इसमें जो बाल श्रमिक हैं, जब उनको बाल श्रम से मुक्त कराया जाता है, तो उसके बाद जो उनकी पुनर्वास की व्यवस्था है, अर्थात वह फिर से मुख्य धारा में किस प्रकार से लौट सकते हैं, उसके लिए बनाया गया कोष। और कोष की धनराशि कितनी है? 20,000 रुपए पर बालक। बाद में बना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इसके माध्यम से एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर बाल सुरक्षा से संबंधित आयोग की स्थापना की गई। फिर आया आपका बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016। इसके माध्यम से जो 1986 का अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया, और उसके बाद जो अधिनियम था उसका नाम बदला गया, और नाम बदलकर उसका क्या नाम रखा गया? बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। तो
तो 2016 का जो संशोधन था उसके माध्यम से जो 1986 का अधिनियम था इसमें संशोधन किया गया। तो 1986 से ही बाल सुरक्षा से संबंधित एक कानून था उसमें संशोधन हुआ और वह संशोधन हुआ 2016 में और उसके माध्यम से इसको बदला गया। फिर आता है अनुच्छेद 27। इस अनुच्छेद 27 में जो धर्म की अभिवृद्धि है अर्थात अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो कर संग्रह किए जाते हैं उसमें आपको स्वतंत्रता मिली हुई है और राज्य के लिए भी यह प्रावधान है कि सभी धर्मों के लिए यह कर संग्रह कर सकता है। अर्थात राज्य कोई कर संग्रह करे और वह कर संग्रह हो धर्म के आधार पर, लेकिन उसको सभी धर्मों को संरक्षण देना होगा या सभी धर्मों के विकास के लिए कार्य करना होगा, तब राज्य ऐसे कर का संग्रह कर सकती है। किसी विशेष धर्म के लिए ऐसा नहीं कर सकती है। फिर आता है अनुच्छेद 28। इसमें प्रोविजन है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, अर्थात जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है आप स्वतंत्र हैं कि आप उसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें आपको 4 प्रावधान मिलते हैं। कैसे? ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह से रखरखाव राज्य करता है, अर्थात कोई धार्मिक ऐसा शैक्षणिक संस्थान है और वह धार्मिक शिक्षा दे रहा है तो इसमें किस तरह की उसको फंडिंग हो रही है सरकार के माध्यम से, उसके बेसिस पे यह तय होगा कि वह कितनी शिक्षा दे सकता है या किस स्तर की धार्मिक स्वतंत्रता उसको मिली हुई है। तो जब हम देखते हैं ऐसे संस्थानों को जिनका रखरखाव कौन करता है, राज्य करता है, यहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो धार्मिक शिक्षा यहां पूर्णतः प्रतिबंधित है। लेकिन ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन क्या करता है, राज्य चलाता है, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास से या किसी न्यास से हुई है, अर्थात किसी ट्रस्ट के माध्यम से उनकी स्थापना हुई है, लेकिन उनका प्रशासन चला कौन रहा है, राज्य चला रहा है। इसमें धार्मिक शिक्षा की आपको अनुमति मिलती है। फिर आता है ऐसे संस्थान जिनको राज्य द्वारा मान्यता दी गई है, उस केस में स्वैच्छिक है उन पर कि वह धार्मिक शिक्षा दे या ना दे। ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं, अर्थात राज्य उनकी वित्तीय रूप से सहायता करता है, इसमें भी प्रावधान है स्वैच्छिक आधार पर, यह स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो बेसिकली प्रतिबंधित कहां है? ऐसे संस्थान जिनकी पूरी तरह से रखरखाव कौन करता है, राज्य करता है। फिर व्यवस्था आती है रिट की। 4 तरह की रिट होती है जिनको हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो जो रिट जारी करने की व्यवस्था है उसमें जो उच्च न्यायालय है और जो उच्चतम न्यायालय है दोनों के मध्य क्या अंतर है, अर्थात जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है दोनों के मध्य क्या अंतर है, क्योंकि रिट जारी करने का अधिकार दोनों के पास है। तो यहां हम देखते हैं कि जो आपका उच्चतम न्यायालय है यह केवल मूल अधिकारों के विषय में रिट जारी करता है, जबकि जो आपका उच्च न्यायालय है वह मूल अधिकारों के साथ साथ सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर यहां थोड़ी कम है, आप ध्यान दीजिएगा। मूल अधिकारों के विषय में कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो हाई कोर्ट है वह मूल अधिकारों के साथ साथ सामान्य कानूनी अधिकारों के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। जो उच्च न्यायालय है अर्थात जो हाई कोर्ट है यह केवल अपने राज्य के व्यक्तियों या राज्य क्षेत्र में तथा मामला दूसरे राज्य से संबंधित होने पर दूसरे राज्य को रिट जारी कर सकता है, अर्थात जो इसका कार्य क्षेत्र है वह क्या है, या तो अपने राज्य में ही, अर्थात जैसे यूपी में हाई कोर्ट है तो यह यूपी में ही रिट जारी कर सकती है। लेकिन अगर यूपी का कोई मामला संबंधित हो मध्य प्रदेश से तो उस केस में यह मध्य प्रदेश में भी रिट जारी कर सकती है। लेकिन अगर मामला संबंधित नहीं हो तो यह मध्य प्रदेश के किसी मामले में रिट जारी नहीं करेगी। मामला अगर उत्तर प्रदेश का है और वह संबंधित हो जाता है मध्य प्रदेश से, तब यह मध्य प्रदेश के क्षेत्र में रिट जारी कर सकती है। अर्थात जो हाई कोर्ट है इनकी अपनी राज्य के सीमा से संबंधित प्रावधान हमको मिलते हैं। यह अपने राज्य की सीमा से ही संबंधित मामलों पर रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की तो वह पूरे भारत में रिट जारी कर सकता है। एक बहुत कमाल का प्रोविजन आपको मिलता है हाई कोर्ट के विषय में कि हाई कोर्ट रिट न्याय क्षेत्र को नकार सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है तो उस केस में हाई कोर्ट उसको नकार सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको नकार नहीं सकता है। तो इस तरह से जो आपका मौलिक अधिकार है उसके कुछ खास प्रोविजंस को हमने देखा है जो परीक्षा में आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आशा करता हूं यह वीडियो की परीक्षा में प्रश्नों को ठीक करने में आपका मददगार होगा।
अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।